गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबका स्वागत है वर्चुअल स्कूल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करिए। ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है ताकि मैं नए नए वीडियोस और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं और पाइथन के बारे में और जानकारी आपको दे सकूं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम अपने अर्लियर लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं स्कोप्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में स्कोप्स, तो आपको डेफिनेशन तो पता चल गई, बट कैसे यूज़ होता है, कैसे एक्चुअली में एक इंटरप्रेटर ये डिटरमाइन करता है कि किस स्कोप को पकड़ना है और किसको नहीं पकड़ना है। तो ये डिफाइन करने के लिए हम लोग LEGB रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसी से ही ऑलमोस्ट सारे एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, तो कैसे किन ऑर्डर में एक्चुअली मैप एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसमें आता है L जो होता है वो उसका मतलब है लोकल, E जो है उसका मतलब है इंक्लोजिंग फंक्शन, G जो है उसका मतलब है ग्लोबल और B जो है वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। तो बेसिकली जब कोई हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और सपोज आपने एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया और आपने उस वेरिएबल को यूटिलाइज किया, तो सबसे पहले या फिर आपने कोई डिफाइन नहीं किया, सपोज मान लेते हैं कि एक फंक्शन के अंदर आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इंटरप्रेटर कैसे ढूंढेगा कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू कहाँ है, ठीक है, या फिर क्या है। ठीक है, उसको तो नहीं पता, तो वो क्या करेगा, वो अपने स्कोप को एक्सपैंड करना शुरू करेगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक, ये मान लीजिए एक फंक्शन है, ये एक सर्कल है, ठीक है, इसकी ये एक फंक्शन है, फंक्शन ने एक पर्टिकुलर वेरिएबल को यूटिलाइज किया, तो सबसे पहले वो इस फंक्शन के अंदर यानी लोकली ढूंढेगा कि क्या उसको वो वाला वेरिएबल मिला, क्या उसको उस वेरिएबल की वैल्यू वहाँ मिलती है। सपोज उसको वहाँ वैल्यू नहीं मिलती है, तब वो अपने स्कोप को और एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तब वो इनक्लोजिंग फंक्शंस में ढूंढेगा। ठीक है, यानी और जो फंक्शंस हैं जिनके अंदर वो इनक्लोज हुआ है, ठीक है, वो उसको वहां पर ढूंढेगा कि क्या वहां पर कहीं डिफाइंड है। ठीक है, अगर वहां भी उसको नहीं मिलता है तो वो अपने स्कोप को और बढ़ाएगा, तब वो चला जाएगा ग्लोबल लेवल पे, यानी पूरे मॉड्यूल लेवल में वो ढूंढेगा कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल, वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या अवेलेबल है। ठीक है, क्या उसको डिफाइन किया गया है, अगर डिफाइन किया गया है तो उसको यूटिलाइज करेगा, अगर वहां भी नहीं होगा तो फाइनली आपके जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, यानी जो पाइथन में, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रिंट हो गया, मैक्स मिन हो गया, ये सब हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ठीक है, सब फिर जाके वहां पर ढूंढेगा, या फिर बिल्ट इन वेरिएबल्स हो गए जो कॉन्स्टेंट्स आप यूज करते हैं, तो वहां ढूंढेगा क्या वहां पर अवेलेबल है। सपोज वहां भी अवेलेबल नहीं होगा तो एरर दे देगा, अगर इनमें से कहीं पर भी अवेलेबल होगा तो उसी स्कोप से फिर उसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। तो आप समझ रहे हैं, मतलब जो LEGB रूल है वो और कुछ नहीं है, वो स्कोप्स को यूज कैसे करना है इसका एक सिंपल सा रूल है। तो आई होप कि ये पूरी तरह से क्लियर होगा। सबसे पहले लोकल, फिर हमारे इंक्लूसिंग फंक्शंस, फिर हमारे ग्लोबल, और फिर आता है हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ये फाइनली हमारा LEGB रूल यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं डिफाइनिंग क्लासेस के ऊपर। डिफाइनिंग क्लासेस मतलब क्लासेस के बारे में हम पहले भी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम उसको डीप लेवल पे ले जाएंगे। कि सबसे पहले तो यही बात हो गई कि भाई क्लास जो है वो है क्या। क्लास है, क्लास एक्चुअली में इनकैप्सुलेट करती है डेटा मेंबर्स को और डेटा फंक्शंस को। ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है किसी भी क्लास के लिए कि एक क्लास क्या करती है। क्लास जो डेटा मेंबर्स हैं और जो डेटा फंक्शंस हैं उनको कैप्सुलेट करके एक यूनिट बना देती है। आप उसके ऑब्जेक्ट बना के उन पर्टिकुलर डेटा मेंबर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब क्लास को हम डिफाइन कैसे करते हैं पाइथन में। क्लास को हम डिफाइन करते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड की मदद से। जैसे रिजर्व्ड कीवर्ड क्या हुआ, क्लास। जब भी आप क्लास कीवर्ड यूज करते हैं तो पाइथन समझ जाता है कि अब यहाँ से एक क्लास की डेफिनेशन शुरू हुई। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट जो इनपुट आए या जो नेक्स्ट चीज जो आप लिखते हैं वो क्या होता है, नेम। नेम बेसिकली एक नेम स्पेस बनाने के लिए कि हाँ इस क्लास का ये नाम है, ये क्लास है, मतलब ये एक पर्टिकुलर जो नाम है ये एक्चुअली में एक क्लास है। तो आपने क्लास लिखा, क्लास का नाम लिखा, फिर आपने कोलन लगाया। ये हो गई कंप्लीट डेफिनेशन, मतलब आपने पहली लाइन में आपने कंप्लीटली डिफाइन कर दिया कि हाँ ये क्लास, इस क्लास का नाम ये है और ये कोलन, कोलन मतलब अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है। अगर आप नीचे आएंगे, अगर ये मैं आता हूँ नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए क्लास, क्लास नेम, कोलन और फिर ब्लॉक ऑफ कोड यानी स्टेटमेंट जो हो गई वो आप लिख दीजिए। जितनी भी चीजें यानी जितने भी स्टेटमेंट्स आप इंडेंट करके लिखेंगे, मतलब जैसे ही आपने कोलन लगाया, कोलन, अगर आप एक अच्छे आईडीएली पे काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कोलन लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो जो क्लास कीवर्ड है सीधे उसके नीचे कर्सर नहीं आता है,
थोड़ा सा आगे आता है। जैसे आप यहाँ पर भी अगर आप देखिए स्टेटमेंट 1 जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 थोड़ा सा आगे है क्लास से। तो जितना भी इंडेंटेड कोड होता है, ठीक है, वो हमारा क्लास के अंदर काउंट किया जाता है, और जितना भी हमारा नॉट इंडेंटेड कोड होगा वो हमारा क्लास के बाहर काउंट होगा। तो इंडेंटेशन का बहुत बड़ा महत्व है पाइथन में। मतलब आप इंडेंट करके ही एक्चुअली बताते हैं कि क्या किसके अंदर है, मतलब कौन से क्लास के अंदर कितना ब्लॉक ऑफ कोड है, कितना ब्लॉक ऑफ कोड नहीं है। अगर आप इन बिटवीन दी क्लास के आप फंक्शंस लिखते चले जा रहे हैं और आपने गलती से अगर एक भी इंडेंट आपने क्लास के बराबर कर दिया तो पाइथन वहीं पर एरर दे देगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी बेसिक सी डेफिनेशन हो गई क्लास के बारे में। अब हम आते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो क्लास के अंदर आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है कि वैर को 50 दे दिया, मार्क्स को 10 वैल्यू दे दी, फिर एक फंक्शन भी डिफाइन कर दिया। तो ये सब क्या है, ये सब एक एट्रीब्यूट हैं इस क्लास के। इनको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, एक डॉट नोटेशन का यूज करना होगा, और फिर आप इन डेटा मेंबर को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको टेस्ट के वेरिएबल को यूज करना है तो आप टेस्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, या टेस्ट क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, और फिर जो भी उस ऑब्जेक्ट का नाम हो, ठीक है, सपोज आपने टेस्ट ही नाम रख दिया उसका, तो टेस्ट डॉट वैर, इससे आप क्या करेंगे, इस क्लास का पर्टिकुलर डेटा मेंबर एक्सेस कर लेंगे। इसी तरह से आप इस क्लास का फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इस क्लास के बाकी डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। जब भी आप इन वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं एक क्लास के अंदर, तो ये उसकी नेम स्पेस से बाउंड हो जाता है। मतलब अब ये जो नाम है ये इस क्लास को बिलोंग करते हैं। मतलब जब भी इस क्लास के अंदर ये नाम कॉल होंगे तो इन 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 एट्रीब्यूट्स को ही उठाना है। यही आपका एक नेम स्पेस बनाने का तरीका हो गया। रिलेट करते हुए जाइएगा, जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको रिलेट करते हुए जाइएगा कि नेम स्पेस एक्चुअली में यूज यहाँ पर आते हैं। जब आप क्लासेस डिफाइन करते हैं, जब आप फंक्शंस डिफाइन करते हैं, तो उनकी एक अलग दुनिया बनती है। उस दुनिया के अंदर उनके अपने एक नाम होते हैं, उनसे वो पहचाने जाते हैं। तो ये उनका एक अलग नेम स्पेस है। तो सेम जैसे आपके फंक्शंस डिफाइन होते हैं, वैसे ही आपकी क्लासेस भी डिफाइन होती हैं, और जैसे ही आपके फंक्शन में एक स्कोप डिफाइन हो जाता है उनके डेटा मेंबर्स के लिए, वैसे ही आपकी क्लास पे भी स्कोप डिफाइन हो जाता है और एक नेम स्पेस डिफाइन हो जाता है। जो डेटा मेंबर्स हैं क्लास के, वो रीड ओनली भी हो सकते हैं, वो राइटेबल भी हो सकते हैं। मतलब सपोज आपने एक क्लास डिफाइन करी और क्लास के अंदर जो मार्क्स फंक्शन है, सपोज एक क्लास है और एक वो क्लास एक्चुअली में एक स्टूडेंट क्लास है, एक क्लास उसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट की एक आईडी है, एक मार्क्स है उसके, ठीक है, उसकी एक रैंक है। सपोज आपने उसके जो मार्क्स को राइटेबल रखा हुआ है, तो एक्चुअली में आप कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टूडेंट डॉट मार्क्स फला, ठीक है, स्टूडेंट डॉट मार्क्स 10, स्टूडेंट डॉट मार्क्स 100। तो ये क्या हो गया, ये आपके राइटेबल एट्रीब्यूट्स हो गए। मतलब ऐसे एट्रीब्यूट जिसको आप बाहर से मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपके रीड ओनली भी होते हैं, रीड ओनली वो जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप इन एट्रीब्यूट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को राइट किया, अब आप चाहते हैं कि उसको डिलीट कर दिया जाए, तो सिंपल डेल और ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम अगर आप दे दें तो आपका वो एट्रीब्यूट डिलीट भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं डेल टेस्ट1 डॉट मार्क्स, तो ये क्या करेगा, टेस्ट1 जो क्लास है उसके अंदर में से मार्क्स वाला जो प्रॉपर्टी है उसको हटा देगा। तो ये आपने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया ऑब्जेक्ट को। यहीं आपकी म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है। अगर आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 में अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने म्यूटेबिलिटी डिस्कस किया था। म्यूटेबिलिटी मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज ऐड की जा सकती हैं, उसके अंदर से प्रॉपर्टीज डिलीट की जा सकती हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट की म्यूटेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना म्यूटेबल है, कितना चेंजेबल है, इसको डिफाइन कर रहा है। आप उसको बदल सकते हैं। तो ये हो गई आपका एट्रीब्यूट ऐड करना, एट्रीब्यूट डिलीट करना, उनको इनको इनक्लोज करना एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर। अब हम आते हैं कि किस तरह से स्कोप डिफाइन होता है। एक बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि स्कोप किस तरह से डिफाइन होता है क्लास के अंदर। जैसे मान लीजिए कि आपने x की वैल्यू यहाँ पर 10 दी है, एक आपने लिस्ट x नाम से फंक्शन रखा है, उसमें आपने क्या किया है, x में 20 को अपेंड कर दिया है। x एक लिस्ट है, तो वैसे ही आपने एक सेकंड फंक्शन डिफाइन किया है ऐड लिस्ट, जिसमें आपने एक उसके अंदर ही एक स्कोप में x को 30 40 दिया है और x में 50 अपेंड कर दिया है। अब बड़ा सिंपल सा एग्जीक्यूशन, एक सिंपल सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन दिया हुआ है कि प्रिंट x लिस्ट x, प्रिंट x ऐड लिस्ट और प्रिंट x, ठीक है, 3 बार प्रिंट कॉल हुआ है। अब आपको ये बताना है कि तीनों बार आउटपुट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर पहला प्रिंट x देखा जाए,
तो x की वैल्यू इस वक्त जो एक्सेस हो रही है वो ग्लोबल एक्सेस हो रही है। ग्लोबल एक्सेस हो रही है का मतलब x की वैल्यू इस वक्त 10 होगी, अभी तक वो मॉडिफाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है उसके साथ, ठीक। अब अगर हम सेकंड आए तो सेकंड में क्या है, लिस्ट x, ठीक है, लिस्ट x कॉल हुआ है। लिस्ट x में क्या है, अपेंड कर दी गई है 20 वैल्यू। 20 वैल्यू अपेंड करते ही जो ग्लोब, अब क्योंकि उस डेफिनेशन के अंदर तो x डिफाइंड था नहीं, x कहाँ था, x ग्लोबली डिफाइंड था, तो आपके एलईजीबी रूल के हिसाब से जो आपका स्कोप है वो एक्सपैंड करेगा। लोकली नहीं मिला, ठीक है, बाहर ढूंढते हैं, बाहर ढूंढा, बाहर देखा, x की वैल्यू 10 मिल गई, ठीक है। जैसे ही 10 मिली, 10 को लिया, ठीक है, उसमें 20 को ऐड किया और हमारा क्या मिल गया, हमको 10 और 20 प्रिंट हो गया। अब आते हैं ऐड लिस्ट। ऐड लिस्ट कॉल होते ही आप देखेंगे कि एक लोकल स्कोप में ही 30-40 डिफाइंड है, तो एलईजीबी रूल के हिसाब से इस वक्त कौन सा उठेगा, सबसे अंदर वाला। सबसे अंदर वाला क्या है, 30-40। अब जो x है वो ओवरराइड हो गया, ठीक है, जो एक्चुअली में x जो बाहर डिफाइंड था अब वो यूज नहीं हो रहा है, अब आपका कौन सा लोकल स्कोप का यूज हो रहा है, तो आपका x ओवरराइड हो गया। 30-40 में 50 ओवरराइड का मतलब समझ रहे हैं, एक के ऊपर एक आ गया, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई, 30-40। अब x में आपने क्या अपेंड किया, 50, तो 30-40-50, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्कोप्स के बेस पे ओवरराइड हुआ पर्टिकुलर वैल्यू, किस तरह से उसने मॉडिफाई करके आउटपुट ही चेंज कर दिया। तो ये एक बेसिक सा ओवरराइड का कॉन्सेप्ट है। अब कई बार तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसको इंटेंशनली करते हैं, कई बार अनइंटेंशनली करते हैं। जब आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है, आप बहुत बड़े लेवल पे कोड लिख रहे होते हैं, काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तब आप क्या करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप 2-3 क्लासों में सेम नाम से चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। तो इन सब से बचने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स डिफाइन किए गए हैं जो कोडिंग वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, जैसे कि कैपिटलाइज करिए आपके मेथड के नाम को। ये क्या है, ये आपके समझ लीजिए स्टैंडर्ड रूल्स हैं, ठीक है, ये आपको फॉलो करने चाहिए कोड करते वक्त, इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है। कैपिटलाइज करिए अपने मेथड नेम को, मतलब अपने मेथड नेम का जो पहला लेटर है उसको आप कैपिटल कर दीजिए। प्रीफिक्स करिए अपने डेटा एट्रीब्यूट्स को एक स्मॉल यूनिक स्ट्रिंग के साथ, कि भैया पता चल जाए कि हाँ, जैसे मान लीजिए अगर आपने एरिया नाम से एक फंक्शन जो है वो एक क्लास में लिखा हुआ है, फिर एक और क्लास में आपने एरिया नाम से एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, वो जो एरिया है वो प्लॉट का एरिया निकाल रहा है, ये जो एरिया है ये एक सर्कल का एरिया निकाल रहा है, तो सर्कल एरिया या प्लॉट एरिया, तो क्या हुआ, आपने एक प्रीफिक्स जोड़ दिया, ठीक है, कि मतलब आपने बता दिया कि हाँ भाई ये जो है ये सर्कल से मतलब रखता है, ये जो है ये अपना प्लॉट से मतलब रखता है। तो इस तरह से प्रीफिक्स कर दिया, मतलब एक नाम के पीछे एक और नाम लगा के आपने उसको प्रीफिक्स कर दिया। तो कभी कभी ये जनरली तो लोग अंडरस्कोर ही लगाते हैं, लेकिन आप अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं। फिर वर्ब्स और नाउन का इस्तेमाल करना, मतलब एक ऐसा रेलिवेंट वर्ड का यूज करना आपके डेफिनेशन में कि जो भी उस कोड को पढ़े या जो भी उस चीज़ को देखे उसको तुरंत स्ट्राइक कर जाए कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है या ये यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है। जैसे एरिया ही ले लेते हैं, एरिया से आपको क्या क्लिक हुआ, हाँ भाई ये क्लास जो है ये एरिया से डील करती है, या ये फंक्शन जो है ये एरिया कैलकुलेट करके देगा, तो उसको और डिफाइन कर दीजिए कि हाँ सर्कल का एरिया, मतलब एरिया में कौन सा एरिया, सर्कल का एरिया। तो इस तरह से आप जो ये 3 रूल्स हैं बेसिक रूल, वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन अभी 3 इन बेसिक रूल्स को आप याद रखिए। कैपिटलाइज करना, प्रीफिक्स करना अपने डेटा एट्रीब्यूट और डेटा मेंबर्स को एक यूनिक स्ट्रिंग के साथ, फिर वर्ब्स का यूज करना, नाउन्स का यूज करना। तो ये हो गया आपके रूल्स के बारे में। अब हम आते हैं, मान लीजिए आपने एक क्लास को डिफाइन किया, अब आपने उस क्लास के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या आप एक ऐसी क्लास को डिफाइन कर सकते हैं कि आप उसके अंदर कुछ भी डिफाइन ना करें? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल कैसे है? अगर आप क्लास को डिफाइन करके उस ब्लॉक ऑफ कोड को एम्प्टी छोड़ देंगे तो पाइथन एरर दे देगा। बट अगर आपने उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है तो बस आप पास लिख दीजिए। पास एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है, आप पास लिख देंगे तो इंटरप्रेटर अपने आप समझ जाएगा कि इसके अंदर ना कोई डेटा मेंबर है, इस क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, इसे हमें पास करना है, ठीक है, मतलब हमको इसके आगे बढ़ जाना है। तो पास कीवर्ड का यूज करके आप एक खाली डेफिनेशन एक क्लास की भी कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करता है, पास का कोई मतलब नहीं है, मतलब बस वो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि हाँ इसमें कोई भी मेथड्स या कोई भी डेटा मेंबर असाइन नहीं है। तो ये हो गई हमारी क्लास के बारे में एक बेसिक नॉलेज या एक बेसिक चीज़ें कि हम क्लास में कैसे खेल सकते हैं, कैसे उसमें चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम एक्चुअली में डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पाइथन में, और भी जाके और भी जो उसके टॉपिक्स हैं क्लास के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का डिस्कशन जो है वो यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।